तो इधर सब कोई बिहार की पॉलिटिक्स में बिजी है और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही लेवल पर खेल चल रहा है। जब से खुलासा हुआ है कि चीन और पाकिस्तान चोरी छुपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तब से ये बातें हो रही है कि अगर चीन और पाकिस्तान अपने अपने एटम बम का टेस्ट कर रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के सामने तो एक नया चैलेंज आ गया। लोग पूछ रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के एटम बम के जवाब में आखिर भारत के पास क्या प्लान है, भारत क्या करने वाला है, नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं। तो अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक चीन और पाकिस्तान के जवाब में भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर दुनिया का होश उड़ जाए। आपको दिखाते हैं कि कल ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की खबर आई और आज ही अचानक इजराइल के विदेश मंत्री भारत आ गए। और क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इजराइल वो देश है जिसकी नजर दशकों से पाकिस्तान के एटम बम पर है और नरेंद्र मोदी सिर्फ एक अगर सिग्नल दे दें तो इजराइल पाकिस्तान को फोड़ कर रख देगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि भारत और इजराइल मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं और वो कैसे उस प्लान में पाकिस्तान का परमानेंट इलाज छिपा हुआ है, यह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इजराइल और भारत के बीच 8,000 करोड़ की वो कौन सी डील होने वाली है, हो सकती है, जिससे कि पाकिस्तान को एक तरीके से पैनिक अटैक आने वाला है। क्या भारत के पास परमाणु बम का बाप है? और ये जो बात कही जा रही है उसके पीछे की हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत के पास वो बम है जो अकेले पाकिस्तान के पूरे परमाणु जखीरे पर भारी पड़ सकता है और वो बम कौन सा है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वैसे तो पाकिस्तान को निपटाने के लिए नरेंद्र मोदी अकेले ही काफी हैं, लेकिन अगर इजराइल भी पाकिस्तान को फोड़ना चाहता है तो नरेंद्र मोदी इसमें क्यों रोकेंगे? भाई एक से भले दो, और दोनों मिलकर दोनों के दुश्मन पाकिस्तान हैं, तो अगर पाकिस्तान दोनों का दुश्मन है तो दोनों मिलकर कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। तो जब भारत और इजराइल दोस्त हैं तो अगर भारत का दुश्मन अगर पाकिस्तान है तो इजराइल का दुश्मन भी पाकिस्तान है, और इसीलिए इजराइल और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान हमेशा से घबराता रहा है। अब पाकिस्तान की नई आफत तब से आ गई है जब से एटम बम की टेस्टिंग का खुलासा हुआ है। खुद पाकिस्तान के लोग मुनीर शहबाज को कोस रहे हैं कि भाई इधर खाने को आटा नहीं है और यहां न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है। आपको पता होगा कि कल ही ट्रंप ने जो ये खुलासा किया, जब अमेरिका जो ये बात कह रहा था कि उसे फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप ने कहा कि भाई दुनिया में तमाम देश हैं जो कि लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही है जो कि ये टेस्टिंग नहीं कर रहा है और इससे हम पिछड़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान, बहुत सारे देशों का नाम लिया लेकिन पाकिस्तान का भी नाम ले लिया। और पाकिस्तान का नाम वाकई दुनिया को हैरान करने वाला था कि भाई अगर चाइना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, रसिया कर रहा है, दुनिया के और बड़े देश कर रहे हैं, तो एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि चोरी छुपे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, ये बात एक बार की किसी को हजम नहीं हुई। और पाकिस्तान के लोगों को भी एक बार की हजम नहीं हुई कि भाई यहां तो हमारे यहां आटे दाल का आफत है और ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चोरी छिपे टेस्टिंग कर रहा है, पहाड़ों में गुफाओं में वो अपने टेस्टिंग लैब चला रहा है। ये बहुत चौंकाने वाली बात। तो पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक की ना तो पहले परवाह की है और ना आज ही उसे अपनी जनता से कोई लेना देना है। वहां की जनता क्या सोचती है, पब्लिक कितनी परेशान है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के जो जिहादी जनरल हैं उनका बस एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस तरीके से खड़ा रखो, उसके विरोध में ऐसे उसको चढ़ाए रखो कि वहां की जनता उसी एक तरीके से झांसे में रहे और वहां जो बदइंतजामी है, अंधेरगर्दी है, उस पर कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ तिकड़मबाजी में हमेशा से लगा रहता है। अब पाकिस्तान ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है। तो भारत और इजराइल की नई डील और पाकिस्तान के नए डर का चैप्टर मैं खोलूं उससे पहले आपको आज की सबसे धाकड़ तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए, आपका सीना गर्व से भर जाएगा। और देखिए भारतीय सेना की जो पूरी ड्रोन आर्मी आपको दिख रही है, एक साथ हजारों ड्रोन रखे हुए हैं। और कैसे कैसे ड्रोन हैं उसमें, स्वाम ड्रोन्स हैं, कामिकाजे ड्रोन्स हैं। कामिकाजे ड्रोन्स एक तरीके के सुसाइड वाले ड्रोन होते हैं जो जाते हैं और अपने टारगेट पे ही गिरकर उसको ध्वस्त कर देते हैं। खुद तो ध्वस्त होते हैं लेकिन टारगेट को भी ध्वस्त कर देते हैं। इसी तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम भी है जो कि दुश्मन के जो ड्रोन आ रहे होते हैं उसको नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो पूरा एक तरीके से भारत की ड्रोन आर्मी है, ड्रोन आर्मी ऐसी जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एक तरीके से मतलब नाको चने चबवाना जिसको कहते हैं वो वाली हालत कर दी थी। और वो कैसे वो हालत हुई होगी आप इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें अंबाला की है और जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की स्ट्राइक कॉर्प्स की क्षमताओं का जायजा लिया और उसमें कैसे कैसे ड्रोन दिखाई दिए। एक वानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सोचिए कि एक जगह अंबाला में जब इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं तो भारत की जो ड्रोन क्षमता है, पूरी ताकत का आप आकलन करिए, अंदाजा लगाइए कि वो भारत कितना ताकतवर है आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर में। तो सेना प्रमुख ने अलग अलग ड्रोन्स की ताकत को परखा भी इस एक्सरसाइज के दौरान और ड्रोन हमले की पूरी तैयारी को उन्होंने एक तरीके से जांचा परखा। और एक साथ हजारों ड्रोन देखकर कोई भी दुश्मन एक तरीके से उसकी घिघी बंध जाए, ये वैसी तस्वीर है और ये वो तस्वीर है जो कि हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है आज। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ एक अंबाला बेस की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। भारत की जो पूरी ड्रोन पावर है उसका अंदाजा सिर्फ आप इससे लगा सकते हैं। ये पूरी ताकत की नुमाइश नहीं है, ये उसका सिर्फ उसका एक ट्रेलर भर है, उसकी एक वानगी भर है। अभी आप आगे भी देखिए कि और भारत क्या क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के एटम बम धरे के धरे रह जाएंगे। इजराइल के विदेश मंत्री भारत आए हुए और इस दौरे के बीच ही भारत और इजराइल के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की भी चर्चा हो रही है। भारत और इजराइल के बीच 8,000 करोड़ की डिफेंस डील की खबर आ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इस डील से इजराइल भारतीय सेना की ताकत को, भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने वाला है। और कैसे बढ़ाने वाला है? तो इजराइल की जो कंपनी है वो भारत की 6 सेकेंड हैंड बोइंग कॉमर्शियल विमान को टैंकर एयरक्राफ्ट में बदल देगी। आप सोचिए कि जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उसको फ्रेट एयरक्राफ्ट है, उसको टैंकर एयरक्राफ्ट में बदलने का प्लान है। और क्यों यह इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। इस डील से सेना के फाइटर जेट्स अपने लॉन्ग रेंज मिशन पर बिना रुके हवा में ही फ्यूल भराकर उड़ान भर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि मिड एयर रिफ्यूलिंग जिसको कहते हैं, कि यानी कि आसमान में उड़ने के दौरान ही जो फाइटर होते हैं उनको अगर फ्यूल की जरूरत होती है, उनका अगर ईंधन कम होने लगता है तो हवा में ही एक एयर टैंकर आता है और उसमें फ्यूल भर देता है और वो फिर वहीं से अपने मिशन की ओर निकल जाता है। यानी कि उसको बार बार एयरबेस लौट करके फ्यूल लेकर के तेल भरा कर फिर वापस मिशन पे नहीं जाना पड़ता, वो हवा में ही ये काम हो जाता है। और ये किसी भी देश की जो एयर पार है, जो उसकी वायुसेना की क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। और ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षमता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है, जो कि जिस भी देश के पास होता है उसकी वायुसेना के लिए एक तरीके से बहुत ही ताकतवर प्लान के तौर पे इसको देखा जाता है। और अभी वायुसेना के पास 6 रूसी ओरिजिन के टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारी फ्लीट जितनी बड़ी है, हमारे पास जितना बड़ा एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट का जितना बड़ा रेंज है, उसके हिसाब से जो 6 टैंकर एयरक्राफ्ट हैं ये नाकाफी हैं। और इसीलिए ये जो टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, चूंकि ये वायुसेना नेवी दोनों को सर्विस देते हैं, इसलिए इनकी जो हमारी जो जरूरत के हिसाब से ये ठीक नहीं बताए जाते, वो पर्याप्त नहीं बताए जाते। और इसीलिए इस फ्लीट को लेकर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस को लेकर भी चैलेंज आ रहा है। और जो वायुसेना है वो लंबे समय से एक अतिरिक्त टैंकर एयरक्राफ्ट की मांग कर रही है। इसी तरीके से नेवी की भी डिमांड है। तो अब जो कन्वर्जन किया जा रहा है उसके जरिए अब ये दोनों नेवी और वायुसेना दोनों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अब इजरायल भारतीय वायुसेना की इस डिमांड को पूरा करने की स्थिति में है और इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि जब भारतीय वायुसेना की ताकत की बात होगी तो परेशानी किसको होगी? पाकिस्तान को होगी, चाइना को होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस खबर से चीन और पाकिस्तान भी थोड़े घबराए हुए होंगे। तो इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार, जो कि 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, इनमें इससे पाकिस्तान के लिए खौफ वाली बात इसमें यह है कि भारत और इजरायल के बीच आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने पर बात हो रही है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे पहले
इजराइल भारत का आतंकवाद के मोर्चे पर आतंकवाद की लड़ाई में भारत का समर्थन तो करता रहा है, लेकिन दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, यह अपने आप में ऐसी बात है जिससे कि पाकिस्तान की घिघी बंध गई होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इजराइल के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल और भारत मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई लड़ें। सुनिए कि इजराइल के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में एस जयशंकर ने क्या कहा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इजराइल के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी और भारत के लिए ऐसा क्या कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मुनीर को भी एक बार की झटका लग गया होगा। India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. तो सोचिए कि ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने एटम बम पर चोरी छुपे काम कर रहा है, और इसी बीच भारत और इजराइल ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो दोनों देश मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद को लेकर भारत और इजराइल की सोच एक तरीके से जीरो टॉलरेंस वाली है। भारत के साथ साथ इजराइल भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों में से उसे गिनता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजराइल भारत के साथ खड़ा था और भारत ने पाकिस्तान को जिन हथियारों से फोड़ा था उसमें इजराइल के ड्रोन्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा, भारत और इजराइल ने मिलकर जो स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स बनाया था, जिसको कि लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा गया था, ये वही ड्रोन्स थे जिन्होंने कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया था, उनको नेस्ता नाबूद कर दिया था। और यही वजह है कि पाकिस्तान को भारत इजराइल की दोस्ती बहुत चुभती है और पाकिस्तान को यह जानकर और ज्यादा परेशानी होगी कि कुछ ही महीनों के अंदर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं। इजराइल ने भारत आकर भिखमंगे पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा दिया है कि आगे और क्या क्या हो सकता है। इजराइल ने तो खुलकर कह दिया है कि आज की डेट में भारत एक सुपर पावर है, भविष्य भारत का है। सुनिए कैसे इजराइल के विदेश मंत्री भारत की खुले शब्दों में दिल खोल के जबरदस्त तरीके से तारीफ कर रहे हैं। सुनिए जरा। We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. तो इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इंडिया इज ए ग्लोबल सुपर पावर। ग्लोबल सुपर पावर भाई, मतलब वैश्विक महाशक्ति है। कोई ऐसा नहीं, वो खुद को कह रहा है कि हम रीजनल पावर हैं, लेकिन भारत जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, दुनिया में महाशक्ति की हैसियत रखता है। सोचिए भारत और इजराइल की इस दोस्ती और इस तरह की केमिस्ट्री देखकर पाकिस्तान कितने खौफ में होगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दशकों पहले भारत और इजराइल ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था, और वो प्लान अगर अंजाम तक पहुंच जाता तो न पाकिस्तान होता और न पाकिस्तान के एटम बम बचते। इसकी भी हिस्ट्री आज आपको बता देता हूं। तो 80 के दशक में कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी
तब इजराइल ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला करने का पूरा प्लान बना लिया था। और तब ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास कहूटा में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि पाकिस्तान कहता रहा है कि उसका जो परमाणु बम है वो इस्लामिक बम है। और इस बात से जाहिर सी बात है इजराइल को बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर किसी तरीके से उस बम का इस्तेमाल अगर इस्लामिक देशों के प्रभाव में आकर पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कर दिया, तो इजराइल की तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटी सी आबादी है, तो एक परमाणु बम में पूरा वजूद खत्म हो सकता है इजराइल का। और इजराइल एक किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके लिए कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, उसके वजूद पर, उसके पूरे अस्तित्व पे अगर खतरा मंडराने लगेगा तो किसी हद तक जाकर के एक्शन लेने को तैयार रहता है। और यह बात दुनिया को पता लग चुकी थी, भारत को पता लग चुका था, इजराइल को पता लग चुका था कि कहूटा में परमाणु केंद्र तैयार किया गया है और एक परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की जा रही है, परमाणु बम बनाने का पूरा प्लान कर रहा है पाकिस्तान, और इजराइल इसको हर हाल में रोकना चाहता था। तब इजराइल ने भारत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, बल्कि यूं कहिए कि एक प्लान शेयर किया। और प्लान यह था कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला करें और उसे ध्वस्त कर दें। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी, लेकिन इस हमले की भनक अमेरिका को पहले लग गई। अमेरिका को पता लग गया, उसकी गुप्तचर एजेंसियों ने उसे बता दिया कि भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के पूरे जो न्यूक्लियर पावर है, बल्कि उस समय तो न्यूक्लियर पावर बना भी नहीं था, लेकिन उसकी जो पूरी न्यूक्लियर बॉम्ब की जो पूरी प्लानिंग है उसको ध्वस्त करने वाला है। और जैसे ही यह बात अमेरिका में लीक हुई, या यूं कहें कि अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया और इस वजह से इस प्लान को रद्द करना पड़ा। हालांकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बड़े नाम, या यूं कहें कि बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट ने अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है। किताब का नाम है डिसेप्शन, पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्लोबल वेपन्स कॉन्स्पिरेसी। इस किताब में यह दावा किया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरुआत में पाकिस्तान पर हमले की मंजूरी तो दी थी, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश के आंतरिक हालात को देखते हुए इंदिरा गांधी इस प्लान से पीछे हट गई थी। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने और दूसरे देशों ने इस बात के लिए भारत पर दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान पर, इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले की जो पूरी प्लानिंग है उसको अंजाम तक नहीं ले जाए। तो उस वक्त तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार बच गए, लेकिन अब जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट करने की खबर आई है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, और जब इजराइल के विदेश मंत्री भारत में हैं और दोनों देशों के बीच जिस तरह की केमिस्ट्री है, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो पाकिस्तान को यह डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं पीएम मोदी और नेतन्याहू मिलकर 80 के दशक के उस अधूरे प्लान को फिर से ना एक्टिवेट कर दे। और कहीं उस समय तो भले अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री मोदी चाह लें तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने एटम बम को लेकर पाकिस्तान हमेशा डरा रहता है कि कोई उसके परमाणु ठिकानों को फोड़ कर ना चला जाए। इसीलिए अब जब पाकिस्तान के एटम बम टेस्ट करने की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है, तो पाकिस्तान डर के मारे एक तरीके से इस बात से साफ साफ मुकर जा रहा है। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि हम कोई चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कह दिया कि हम परमाणु हथियारों की फिर से टेस्टिंग की शुरुआत बिल्कुल नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने अतीत में भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की शुरुआत न तो की थी और न अभी अब कोई पहल करने वाला है। पाकिस्तान से हालांकि इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी। पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा होगा तो भी वो कभी कबूल नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर उसने इस बात को कबूल कर लिया तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर इतना ज्यादा हो जाएगा और पूरी दुनिया से उस पर नए तरह के प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगेगी। अभी तो FATF में ही फंसा रहता है, उसकी गर्दन फंसी रहती है हमेशा FATF में, कभी ग्रे लिस्ट और कभी ब्लैक लिस्ट के बीच में झूलता रहता है, और इस चक्कर में उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग नहीं हो पाती। पैसे को मोहताज पाकिस्तान, जहां पर कि आटे चावल का भी इंतजाम नहीं है जिसके लोगों के पास खाने के लिए,
अगर उस पर और नए तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए तो सोचिए उसकी स्थिति और क्या होगी। इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि वो किसी तरह की न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन जब से ट्रंप का बयान आया है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई। वहां सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तो मुल्क भीख मांग कर चल रहा है और ऐसे में न्यूक्लियर टेस्ट करने के पैसे कहां से आ रहे हैं भाई? और पैसे तो आ ही रहे हैं। पाकिस्तानियों को इस बात का भी खौफ सता रहा है कि जो दुनिया भर से अभी खैरात मिल रही है, अगर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग वाली बात ज्यादा फैल गई और लोगों ने इस पर यकीन करना शुरू कर दिया तो ये फंडिंग भी बंद हो जाएगी। फिर हमारा दाना पानी कैसे उठेगा भाई? तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रूस, चीन, पाकिस्तान सब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। पाकिस्तान ने तो इस पर हाथ ही खड़े कर दिए और चीन भी अब इस बात से इनकार कर रहा है कि वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। इस पर बाकायदा चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर दशकों से जारी अनौपचारिक रोक को नहीं तोड़ा है। चीन ने कहा कि जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश होने के नाते वो शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और चीन ने परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका को भी संयम बरतने के लिए कहा है। तो यह बात तो सच है कि अगर चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे नहीं। लेकिन अगर ट्रंप का दावा सही है और चीन पाकिस्तान चोरी छुपे एटम बम का टेस्ट कर रहे हैं तो फिर भारत के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन चीन हो या पाकिस्तान, एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत की सैन्य ताकत का दुनिया में जलवा है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने इसे देखा है। लेकिन जहां तक एटम बम की बात है तो भारत के पास एटम बम का बाप भी। जैसे ही पाकिस्तान के एटम बम की चर्चा चली तो भारत के एक हिडन बॉम्ब की चर्चा भी तेजी से जोर पकड़ रही है और पाकिस्तान के पूरे परमाणु जखीरे पर भारी पड़ सकता है ऐसे बम की चर्चा हो रही है। तो दरअसल जब 1998 में भारत ने परमाणु बम की टेस्टिंग की थी तब यह दावा किया गया था कि भारत ने हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया है, जिसको कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस कहा जाता है। उस वक्त खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अब हमने बड़ा बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली। इसके बाद साल 2015 में फिर से भारत के हाइड्रोजन बम भारत के पास होने की बात होने लगी थी और इंटरनेशनल मीडिया में यह छपने लगा कि भारत बहुत तेजी से नया हाइड्रोजन बम बना रहा है। यह भी दावा किया गया कि भारत इतनी तेजी से हाइड्रोजन बम बनाने में लगा हुआ है कि साल भर में वो 22 हाइड्रोजन बम बना लेगा। और इतना ही नहीं, साल 2014 में CIA की एक सीक्रेट फाइल से खुलासा हुआ था कि साल 1989 में ही CIA ने यह दावा किया था, CIA ने, कि भारत हाइड्रोजन बम बना रहा है और बल्कि बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो अब ये समझिए कि यह हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कितना बड़ा होता है और क्यों कहा जा रहा है कि यह परमाणु बम का बाप है। तो ये होने को तो ये दोनों न्यूक्लियर बम हैं, लेकिन परमाणु बम में जो एनर्जी निकलती है वो केवल परमाणु यानी कि एटम के टूटने से निकलती है, जिसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं या परमाणु विखंडन बोलते हैं। जबकि हाइड्रोजन बम में परमाणु टूटने से नहीं बल्कि दो हल्के परमाणुओं के जुड़ने से ऊर्जा निकलती है। इसको बोलते हैं एटॉमिक फ्यूजन, या यूं कहें कि इसको परमाणु संलयन बोलते हैं। दो छोटे छोटे एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो वो उनका एक उनके मास का, उनके भार का, द्रव्यमान का एक हिस्सा एनर्जी में तब्दील हो जाता है और वो बहुत बड़ी एनर्जी के रूप में जो है वो प्रस्फुटित होता है। और इस वजह से एक हाइड्रोजन बम 1000 परमाणु बम जितना शक्तिशाली हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर एक परमाणु बम नागासाकी जैसे छोटे शहर को बर्बाद कर सकता है तो आप ये सोचिए कि एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम 1 मिनट में न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को नष्ट करके तबाह करने की क्षमता रखता है। और यह बात भी कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की बात करके एक तरीके से भारत को मौका ही दे दिया है। दरअसल दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिसके पास परमाणु हथियार हैं और इन 9 देशों में से 5 देश अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन के पास पुख्ता तौर पर हाइड्रोजन बम हैं। लेकिन भारत और नॉर्थ कोरिया 2 ऐसे देश हैं जिनके पास भी हाइड्रोजन बम होने का दावा किया जाता है। हालांकि ऑफिशियली कभी किसी ने ऐसा स्वीकार नहीं किया है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पाकिस्तान तो चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इससे भारत को तो मौका मिल जाएगा और वो भी अपने हाइड्रोजन बम की खुले तौर पर टेस्टिंग कर ले सकता है और भारत इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता सकता है। और इससे भारत ऑफिशियली हाइड्रोजन बम या यूं कहें कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस वाला कंट्री हो जाएगा और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भारत की क्षमता जो है, परमाणु क्षमता में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। वैसे परमाणु बम की बात हो या कन्वेंशनल वॉर की बात,
भारत हर तरीके से पाकिस्तान से आगे है। जहां तक पाकिस्तान के परमाणु हथियार की बात है तो यह बात कई बार कही जा चुकी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार का रिमोट कंट्रोल तो अमेरिका के पास होता है। सुनिए, CIA के पूर्व अधिकारी ने हाल ही में दावा किया था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार का कमांड कंट्रोल तो अमेरिका के पास है। तो CIA के पूर्व अधिकारी तो यही दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी भारत के लिए बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन भारत ने अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ड्रोन आर्मी ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया था, उस ड्रोन आर्मी की ताकत का एक और ट्रेलर देख लीजिएगा। भारतीय सेना लगातार अपनी ड्रोन क्षमता का शक्ति प्रदर्शन कर रही है और सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में स्वदेशी ड्रोन का पूरा परीक्षण कैसे किया गया, इसकी तस्वीरें जारी की गई है। सेना के जवान कैसे ड्रोन तकनीक में माहिर हो रहे हैं, कैसे भारत भविष्य के युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, ये वीडियो उसकी एक झलक। सेना के ड्रोन ताकत को दिखाने वाले इस वीडियो की एक जरा झलक आपको दिखाता हूं और अंदाजा लगाइए इससे कि भारत की ड्रोन आर्मी आज कितनी ताकतवर है। तो इधर भारत अपनी सैन्य तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है और उधर पाकिस्तान अलग ही तिकड़म में लगा। पाकिस्तान ने अपने घर में तो शांति स्थापित कर नहीं पा रहा और वो गाजा में शांति स्थापित करने के चक्कर में मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है और इसी बहाने उसे उम्मीद है कि कुछ और भीख में उसे मिल जाएगा। गाजा में युद्ध विराम की स्थिति के बीच तुर्की में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में कतर, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इंडोनेशिया और तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी शामिल हुआ। इस्तांबुल में हुई इस बैठक में गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मुस्लिम देशों के साझा प्रयास पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से युद्ध विराम की निगरानी, मानवीय सहायता और सुरक्षा और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल की संरचना जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई। मुस्लिम देश होने के नाते ऐसी बैठकों में पाकिस्तान को बुला लिया जाता है या फिर यूं कहिए कि वो जबरन चला जाता है, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख बहुत पहले ही गिरी हुई है। ऊपर से पाकिस्तान अपने घर में मचे कलेश को ही संभाल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में दुनिया में क्या ही शांति ला पाएगा। लेकिन फिर भी मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान की सरकार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शिरकत कर रही है जिससे मुनीर ये माहौल बना सके कि मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की भी कोई हैसियत है। तो पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का। 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहारा दे दे हम जीतला के बाद। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहाँ थे? और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। नीतीश जी का चैनल बदलते हैं, मोदी जी, शाह जी बटन दबाते खट। ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। मुझे महिला और उसकी शक्ति के बड़े अद्भुत दर्शन हुए हैं। तो आप सबको आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। सरकार बनना पक्का है। और ये बताने का कि बिहार में राहुल गांधी का नया ब्लंडर क्या है और वोटिंग से ठीक पहले मोदी नीतीश की चुनावी पिक्चर कैसे क्लियर हो गई। वोटिंग से 2 दिन पहले हड़बड़ी में क्यों है इंडी गठबंधन और इतनी हड़बड़ी में क्यों है कि लालू तेजस्वी को खटाखट वाला ऐलान करना पड़ रहा है। तो बिहार में इंडी गठबंधन के साथ तो एक गजब ही खेल हो गया है। वोटिंग में सिर्फ कल का ही दिन एक तरीके से बचा हुआ है और परसों पहले चरण की वोटिंग होनी है। लेकिन इस वोटिंग से ठीक पहले इंडी गठबंधन थोड़ा अलबलाया हुआ है, घबराया हुआ है, हड़बड़ाया हुआ है। लालू तेजस्वी तो जैसे पैनिक में आ गए। वोटिंग से पहले नए नए ऐलान हो रहे हैं। पहले के वादों पर तो जवाब मिल नहीं रहा कि उन्हें पूरा करने का पैसा कहां से आएगा, और अब जो है वो नई नई घोषणाएं की जा रही है वोटिंग से पहले। और क्या की जा रही है वो बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि इधर लालू तेजस्वी नए ऐलान पर ऐलान करते जा रहे हैं और उधर राहुल गांधी ब्लंडर पर ब्लंडर करके उल्टा इंडी गठबंधन का ही खेल बिगाड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ऐसा क्या कांड कर दिया है ये भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने जीत को लेकर क्या नया फॉर्मूला बताया है। लेकिन पहले बिहार के चुनावी घमासान का एक ट्रेलर देखिए।
14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहाँ थे? और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी, बटन दबाते हैं, खट। ये बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। मुझे महिला और उसकी शक्ति के बड़े अद्भुत दर्शन हुए हैं, तो आप सबको आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। सरकार बनना पक्का है। तो ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन का सारा खेल राहुल गांधी खुद बिगाड़ने में जुटे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में पहले चरण का प्रचार खत्म होते होते वही बातें कर रहे हैं जिन पर इंडी गठबंधन की खूब फजीहत पहले ही हो चुकी है। आज राहुल गांधी गया जी में थे और फिर वही बात कह दी कि नरेंद्र मोदी छठ पूजा का ड्रामा कर रहे हैं। एक बार सुनिए आप जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने? प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे, यमुना के गंध में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा, आएगा उसमें नहाएगा। तो छठ पूजा वाली बात पर ही इंडी गठबंधन को बीजेपी ने घेरा था, लेकिन राहुल गांधी फिर वही बात कह रहे हैं। आज तो राहुल गांधी ने एक और गजब कांड कर दिया। उन्होंने सेना के अग्निवीरों पर कुछ ऐसा कह दिया जिसका लॉजिक समझ से परे है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर में भर्ती होने वाले 4 में से 3 बेरोजगार हो जाते हैं और जिसे नौकरी पर रखा जाता है वो अमीर घर का होता है। एक बार सुनिए राहुल गांधी को इस पर भी। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया, कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर में स्थायी नौकरी अमीर घर के लड़के को मिलती है और फिर यह भी कहते हैं कि अग्निवीर शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता। यह वैसी ही बात है जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि इंडी गठबंधन बिहार में जीत रहा है और उसी सांस में यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके जीत रहे हैं। राहुल गांधी की तरह प्रियंका वाड्रा भी उसी तरह की बातें कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने की योजना पर सवाल उठाया। बिहार में प्रचार करने पहुंची प्रियंका वाड्रा ने इसे महिलाओं का मजाक उड़ाने की कोशिश बताया और कहा कि पिछले 20 सालों में योजना क्यों नहीं लागू की गई। एक बार प्रियंका वाड्रा को भी सुनिए। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहाँ थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के 1 हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा को किसी ने शायद नहीं बताया कि बिहार में पिछले 20 सालों में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जीविका दीदियां बनी हैं और वो कोई एक दिन में नहीं बनी, वो 20 सालों में ही बनी और वो सब किसी न किसी तरीके की आजीविका से जुड़ी हुई हैं और किसी न किसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़कर अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई।
10,000 का मामला भले ही हो, लेकिन 1,30,00,000 जीविका दीदियां बनाने में भी तो समय लगा होगा। यह बात भी तो प्रियंका वाड्रा से पूछी जा सकती है कि कांग्रेस ने अपने जमाने में महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों नहीं दिए। आज ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन बिहार की सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों की नौकरी पक्की करने और उनकी सैलरी 30,000 करने का वादा भी दोहराया। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि पुलिसकर्मी, टीचर, स्वास्थ्य कर्मियों की पोस्टिंग उनके होम डिस्ट्रिक्ट से 70 किलोमीटर के दायरे में ही की जाएगी। तेजस्वी ने किसानों को धान पर 300 और गेहूं पर एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल 400 रुपए का बोनस देने का भी ऐलान किया। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने का कोई ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया, जबकि जिस तरह से उन्होंने सरकारी नौकरी देने समेत कई वादे किए हैं उसके पूरे होने पर लगातार सवाल उठते रहे। आप भी देखिए, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर खर्च होने वाले अगर पैसे को देखें, रुपए को देखें, तो सरकारी नौकरी का जो वादा है उसका सालाना खर्च करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा। बेरोजगारों को भत्ता का खर्च अगर जोड़ेंगे तो करीब 10,000 करोड़ रुपया सालाना बैठेगा। इसी तरीके से गरीब परिवारों का जो बीमा है उसका सालाना खर्च 12,000 करोड़ रुपए बैठेगा। 200 यूनिट फ्री बिजली की जो बात कह रहे हैं उसका सालाना खर्च 16,000 करोड़ रुपया है। जीविका दीदियों को नौकरी, इसका सालाना खर्च 6 लाख करोड़ से ज्यादा बैठेगा, 6 लाख करोड़ से ज्यादा। और अगर इस सबको जोड़ देंगे तो अभी तक तेजस्वी यादव ने जितने का वादा कर दिया है ना, उसके हिसाब से करीब सालाना 12 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो जिस बिहार का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास का होता है, वो कहे कि साल में 12 लाख करोड़ हम सिर्फ इस तरह की योजनाओं को पूरा करने में हम खर्च कर देंगे, तो आप सोचिए कि ये कौन सी बात है। और इस बात का कोई सिर पैर है क्या? बिहार का सालाना बजट 3 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़ रुपए की आप नई योजनाओं की बात कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी तेजस्वी यादव के वादों को झूठ का पुलिंदा और झुनझुना बता रही है। सुनिए तेजस्वी यादव के वादों पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और रवि किशन क्या कह रहे हैं। क्यों आरजेडी के नेता को ये लगता है कि महिलाएं ये तुलना नहीं कर पा रही हैं कि एक तरफ एनडीए की 2 लाख रुपए की श्योरिटी है, वहां दूसरी ओर आरजेडी का 30,000 रुपए का झुनझुना है। तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है। तो तेजस्वी यादव को सिर्फ बीजेपी ही नहीं घेर रही, बल्कि उसके सगे बड़े भाई तेज प्रताप भी तेजस्वी को घेर रहे हैं। आप भी दोनों भाइयों के बीच चल रही वार पलटवार को जरा देखिए जरा। बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे ना। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। तो उधर लालू तेजस्वी का जो समीकरण है सिर्फ आपसी लड़ाई में नहीं बिगड़ रहा, ओवैसी भी इसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कहकर उनको एक तरीके से एक बड़ा मौका दे दिया है। अब ओवैसी कैसे पलटवार कर रहे हैं, कैसे तिलमिलाए हुए हैं और कैसे तीखे हमले कर रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। जिस हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है, जो उसके बाप लालू के सामने आकर खड़ा है। ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। तो तेजस्वी का एक बयान और ओवैसी का एक तेवर चुनाव में आरजेडी के समीकरण को कितना बिगाड़ सकता है, फिलहाल इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर तीर निशाने पे बैठा तो समझिए कि तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है।
तो पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाएंगे कि महादेव की नगरी में जब उतरते हैं देवता, काशी की देव दीपावली का वो चैप्टर जो आपको हैरान कर देगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम सभी ने दीपावली का त्यौहार मनाया है। भगवान राम की अयोध्या वापसी का उत्सव मनाने के लिए दीपावली मनाई जाती है, लेकिन एक दीपावली और होती है जो देवता मनाते हैं और इसे देव दीपावली कहते हैं, जो वैसे कई जगह मनाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कहीं की देव दीपावली है तो काशी की देव दीपावली होती है। काशी यानी कि महादेव की नगरी, संसार का सबसे प्राचीन शहर, जहां से जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव मनाया जाता है। उसी काशी में केवल उसी काशी में 5 नवंबर को देव दीपावली का उत्सव मनाया गया और इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है। यानी अयोध्या से लेकर वाराणसी तक सनातन के 2 सबसे बड़े केंद्रों की चमक अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में अयोध्या और वाराणसी की चर्चा हो रही है। यहां पर त्योहार इतने बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं कि लोग हैरान हुए जा रहे हैं। अयोध्या का दीपोत्सव अपने आप में एक कमाल की चीज थी, जिसको देखकर दुनिया चमत्कृत थी। और आज काशी की भव्य देव दीपावली के बारे में हम आपको बताएंगे कि देव दीपावली की शुरुआत कैसे हुई और देवताओं ने महादेव से क्यों गुहार लगाई थी और महादेव ने कैसे असंभव से रथ का निर्माण करके राक्षस के आतंक से देवताओं को बचाया था। एक तीर से महादेव ने कैसे 3 नगरों को नष्ट किया था, यह सब कुछ आज मैं बताऊंगा। देव दीपावली की पूरी कहानी आपको बताएंगे और इस मौके पर काशी कैसे सजती है वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देव दीपावली की एक छोटी झलक देखिए।